हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एनोनिमस। वेलकम बैक। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं, सो वेलकम टू यू ऑल। तो मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं जेआरएफ एग्रोनॉमी के एस्पिरेंट हूँ। और हम यहाँ पे एस आर रेड्डी जो है बुक, उसका चैप्टर सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम रेड्डी एंड रेड्डी भी सेम चीज कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक पकड़ के चल रहे हैं अपन। सो वेलकम टू यू ऑल। आई होप यू एंजॉय लर्निंग विथ मी। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट एनालिसिस एंड सॉइल एनालिसिस पे। प्लांट एनालिसिस पहले पढ़ेंगे, फिर सॉइल टेस्टिंग और सॉइल एनालिसिस पढ़ेंगे। मैं बता देती हूँ, ये मैं पूरा बुक से पढ़ा रही हूँ, तो तुम अपनी बुक खोल के मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। ये हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से ले सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक प्लांट एनालिसिस। हम इसको किस अजम्पशन जो होता है, हम किस अजम्पशन पे प्लांट एनालिसिस करते हैं कि जो एक न्यूट्रिएंट है उसका जो क्या बोलते हैं सप्लाई है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का प्लांट के अंदर, मतलब कितना न्यूट्रिएंट प्लांट अब्सॉर्ब कर पा रहा है, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है कि कितनी क्वांटिटी उसकी सॉइल पे प्रेजेंट है। मतलब कितना प्लांट ले रहा है वो क्या रिलेशन बता रहा है कि कितना सॉइल में प्रेजेंट है। अगर सॉइल में प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट ले नहीं पाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन पे अज्यूम्ड है कि हम प्लांट का जब एनालिसिस करते हैं कि प्लांट में कितना ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो हमें उससे ये भी पता चल जाता है कि सॉइल में ये इसकी डेफिशिएंसी है कि नहीं, कि एक्सेस अमाउंट में है। हमको ये रिलेशन पता चलता है। दो प्रकार से हम इसको करते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्लांट एनालिसिस होता है। एक टिश्यू टेस्ट होता है जो कि फील्ड में हो जाता है, और एक टोटल एनालिसिस करते हैं अपन जो लैब में होता है। ठीक है। फिर टिश्यू टेस्ट होता है, वो रैपिड टेस्ट होते हैं, मतलब जो टिश्यू एक पर्टिकुलर सैप का टिश्यू निकाल के हम क्या बोलते हैं उसको कलर टेस्टिंग या जो न्यूट्रिएंट जो केमिकल टेस्टिंग होती है वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेड इन फील्ड, मतलब फील्ड में टिश्यू टेस्ट किया जाता है। सिर्फ अबव ग्राउंड रूट्स का नहीं होता, ये अबव ग्राउंड पार्ट्स का होता है, मतलब लीफ का कर सकते हो, स्टेम का कर सकते हो, वो टिश्यू टेस्ट होते हैं। डिटरमाइंस न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन प्लांट सैप। मैंने जैसे बताया फ्रेश टिश्यू में कितना न्यूट्रिएंट है, प्लांट सेप का रैपिड टेस्ट करते हैं तो उस पे कितना न्यूट्रिएंट है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि सॉइल में कितना प्रेजेंट है। सैप फ्रॉम रप्चर करते हैं टिश्यू को, फिर उसका सैप लेते हैं, रिएजेंट जो केमिकल्स होते हैं उनसे अपन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें एनपीके की डेफिशिएंसी पता चलती है। मेजरली एनपीके के लिए ये टिश्यू टेस्ट किए जाते हैं। इंटेंसिटी, जैसे मैंने बोला, कलर की इंटेंसिटी जो कार्ड होते हैं उससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड से अपन कंपेयर करते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि एक्सेस में है, एडिक्वेट है कि डेफिशिएंट है। इन जनरल किसका, कौन सी लीफ का अपन टिश्यू टेस्ट करते हैं, लास्ट मैच्योर लीफ जो होती है प्लांट की, उसका हम टिश्यू टेस्ट करते हैं। और टाइम का अपन करते हैं इसको, जो टाइम ऑफ ब्लूम होता है, जब ब्लूम में रहता है प्लांट तब करते हैं, और ब्लूम से अर्ली फ्रूटिंग स्टेज तक जो टाइम रहता है उस पे करते हैं। कब कब करते हैं, दिन में अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, और एक लेट आफ्टरनून में किया जाता है टिश्यू टेस्ट। एडवांटेज क्या होता है इसका, एक तो ये लो कॉस्ट है और बहुत सिंपल है, तो इजीली कोई भी फार्मर कर सकता है, तो उसको जल्दी से पता चल जाएगा कि एनपीके की डेफिशिएंसी है कि नहीं। टोटल एनालिसिस क्या होता है, डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सैंपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट एट अ सर्टेन ग्रोथ एज। मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर ग्रोथ एज लिया जाएगा, फिर एक लीफ का निकालेंगे तो लीफ का पूरा कंसंट्रेशन निकाला जाएगा, स्टेम का लेंगे तो स्टेम का पूरा, रूट का लेंगे तो पूरा रूट का टोटल एनालिसिस किया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पार्ट का किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज होते हैं, फिर आईसीपी एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, वो यूज किया जाता है इसमें। ये टेबल है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन प्लांट। टोटल एनालिसिस में ये टेबल बनाया जाता है। हर क्या बोलते हैं हर प्लांट का न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन का अलग अलग टेबल होता है। ये एक जनरल टेबल है, इसको एनालाइज करेंगे अपन। तो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन प्लांट विद ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, मतलब कितना न्यूट्रिएंट था, उस पे कैसी ग्रोथ और प्रोडक्शन हुई प्लांट की, उसके हिसाब से अपन रिलेशन बना के इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है। रिलेशन शुड बी सिग्निफिकेंट, मतलब कोई एक सिग्निफिकेंट नंबर का रिलेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि एकदम ही कम है, कि एकदम ठीक है, कि एकदम ही ज्यादा है। तो एक सिग्निफिकेंट अपन को रिपोर्ट मिलनी चाहिए, तब अपन इंटरप्रेट कर पाते हैं, एनालिसिस करते हैं ग्राफ का। जो डेफिशिएंसी 5 रेंज होती है, यहाँ ऊपर देख लो, ये 5 रेंज है। एक डेफिशिएंट रेंज है,
एक मार्जिनल रेंज है, एक एडिक्वेट रेंज है और एक एक्सेस रेंज है और लास्ट में एक टॉक्सिक रेंज आता है। अपन सारा रेंज नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी रेंज में यील्ड्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, हमको दिखेगा कि यील्ड रिड्यूस हो गया है, पर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में अगर कोई भी छोटा सा चेंज आ रहा है, मतलब आपने थोड़ा सा भी एन डाला है, तो यील्ड में शार्प इंक्रीज होता है, अपन को दिखेगा कि शार्प इंक्रीज हो रहा है, उसको डेफिशिएंसी रेंज कहते हैं। मार्जिनल रेंज में भी यील्ड रिड्यूस होती है, मतलब यील्ड थोड़ी कम हो गई है पर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं दिखता। यहाँ पे अपन को डेफिशिएंसी सिम्टम दिखता है, मार्जिनल रेंज में अपन को कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं दिखता है। और बोथ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन एंड ग्रोथ इंक्रीज, मतलब न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है और ग्रोथ भी इंक्रीज होती है जब आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हो और न्यूट्रिएंट प्लांट अब्सॉर्ब कर रहा है। फिर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो होती है वो मार्जिनल रेंज पे आती है। ये जो सीएनसी कॉन्सेप्ट होता है इससे भी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीएनसी अप्रोच जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन का टेक्निक है। इसमें ग्रोथ और यील्ड दोनों डिक्रीज होता है सीएनसी पे। एक क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन आता है जहां पे आपको जरूरी होता है प्लांट को न्यूट्रिएंट देना, ठीक है। फिर एक एडिक्वेट जोन, थर्ड जोन जो होता है एडिक्वेट जोन होता है, वहां पे कोई इंक्रीज नहीं होता यील्ड में पर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको एडिक्वेट जोन बोलते हैं। फिर एक्सेस रेंज में क्या होता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो कम डालना है आपको, मतलब एक्सेस रेंज मतलब वो न्यूट्रिएंट ज्यादा हो चुका है और आपको फर्टिलाइजर तब तक कम डालना है जब तक एक एडिक्वेट रेंज पे आप पहुंच ना जाओ, ठीक है। फिर एक टॉक्सिक रेंज होता है, टॉक्सिक रेंज में ग्रोथ और यील्ड दोनों रिड्यूस होती है और न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब एक टाइम के बाद एक न्यूट्रिएंट भी टॉक्सिक होने लगता है, प्लांट को एक इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। टॉक्सिक रेंज में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है और इस रेंज में अपन को जो होता है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर अपन नीचे आते हैं, डीआरआईएस मेथड होता है, डायग्नोस्टिक्स रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, डीआरआईएस अप्रोच बोलते हैं इसको। आइडेंटिफाइज ऑल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लिमिटिंग क्रॉप प्रोडक्शन फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, मतलब इस पे अपन सारे वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिससे क्रॉप की जो ग्रोथ है वो लिमिट हो रही है और कैसे हम उसको इम्प्रूव करते हैं ये पता करते हैं। किस पे, आइडियल फर्टिलाइजर शेड्यूल बना के अपन ये डीआरआईएस अप्रोच से पता करते हैं कि कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर कम हो रहे हैं और कौन से हमें कैसे मेथड्स लेने हैं ताकि हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सके। एडवांटेज क्या होता है सीएनसी अप्रोच के ऊपर, इसका एडवांटेज होता है कि हमें न्यूट्रिशनल बैलेंस को हम ना इम्पोर्टेंस जो होता है ना वो देते हैं कि कौन सा मतलब इस न्यूट्रिएंट के साथ ये न्यूट्रिएंट कितने बैलेंस में है, उसको अपन कॉन्सेप्ट को अपन कंसिडर करते हैं। लीफ टिश्यू एलिमेंट जो होते हैं, मतलब एक आप पर्टिकुलर क्रॉप एक लीफ का अगर आप ये डीआरआईएस अप्रोच से एक फर्टिलाइजर स्केड्यूल बना दे रहे हैं आप, तो आप उसको कहीं पे भी वो क्रॉप हो वो पर्टिकुलर स्केड्यूल आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल मेथड है फर्टिलाइजर स्केड्यूल निकालने का। फिर डायग्नोसिस ओवर वेरियस क्रॉप स्टेजेस, मतलब आप ना जो डायग्नोसिस होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप स्टेजेस के ऊपर बना सकते हैं। तो मतलब राइस का आपने निकाला है टिलरिंग स्टेज का, अगर न्यूट्रिशनल बैलेंस निकाला है तो आप कहीं पे भी राइस हो वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर स्केड्यूल आप उस पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल अप्रोच है डीआरआईएस अप्रोच। क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, ये अलग एक वर्ड है। क्रॉप लॉगिंग ग्राफिक रिकॉर्ड होता है, किसका ग्राफिक रिकॉर्ड करते हैं, क्रॉप प्रोग्रेस का फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट दोनों करके एक ग्राफ बनाया जाता है, उसको क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। इंडिकेट जनरल, मतलब जनरल कंडीशन जो होती है क्रॉप की वो बताता है और हमको सजेस्ट करता है कि आप मैनेजमेंट में क्या क्या चेंज कर सकते हो उस क्रॉप को ठीक, एक तरीके से डायरी रखना क्रॉप की कि आज प्लांट की हाइट इतनी बड़ी है, ये केमिकल मेजरमेंट था, तो अभी आगे क्या करना है, एक तरीके से डायरी रखना होता है क्रॉप का। यूज मेथड सीएनसी अप्रोच इसमें यूज किया जाता है, डीआरआईएस अप्रोच नहीं यूज किया जाता है। फिर आइसोटोप डाइल्यूशन टेक्निक क्या होती है, रेडियो केमिकल एनालिसिस किया जाता है प्लांट का, उसको आइसोटोप डाइल्यूशन टेक्निक बोलते हैं। मतलब एक क्रॉप को जो होता है ना उसको सॉइल में फर्टिलाइजर आप रेडियो एक्टिव पी के डाल के, रेडियो एक्टिव पी जिस फर्टिलाइजर में रहता है उसको डालते हैं आप सॉइल में। तो किससे, इससे क्या पता चलता है कि प्लांट दो सोर्सेस से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहा है, एक सॉइल से भी कर रहा है, एक जो फर्टिलाइजर डाला है उससे भी कर रहा है। तो अपन को पता चलेगा कि जो ओरिजिनल सप्लाई है सॉइल का
पी का जो ओरिजिनल सप्लाई है सॉइल से हमको वो पता चलेगा, और हमको ये पता चलेगा कि फर्टिलाइजर से प्लांट ने कितना लिया और सॉइल से प्लांट ने कितना लिया। ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, इसको इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर सॉइल एनालिसिस और सॉइल टेस्टिंग क्या होता है। फर्टिलाइजर्स फर्टिलिटी स्टेटस जो होता है सॉइल का, हम सॉइल टेस्टिंग से वो पता चल करते हैं। फिर अगर सॉइल में कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और क्रिटिकल लेवल्स जो होते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या बोलते हैं कितना सॉइल में एक क्रिटिकल लेवल है, कि कौन सा रेंज टॉक्सिक है प्लांट के लिए, कौन सा रेंज डेफिशिएंट है, सॉइल में कितना पी होना चाहिए, कितना एन होना चाहिए, और क्या एडिक्वेट है। सॉइल टेस्टिंग से ये पता चलता है। सॉइल टेस्टिंग से फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस भी की जाती हैं। प्लांट एनालिसिस करके आप एक तो एक्चुअल रिमूवल पता कर सकते हो कि सॉइल से कितना फर्टिलाइजर से और फर्टिलाइजर के थ्रू और सॉइल न्यूट्रिएंट के थ्रू प्लांट एनालिसिस से पता चलता है कि कितना रिमूवल हुआ है न्यूट्रिएंट का। और सॉइल टेस्टिंग से क्या पता चलता है कि कितना अवेलेबल फॉर्म है उस न्यूट्रिएंट का सॉइल में। रेटिंग चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये पेज नंबर इसके बाद वाला जो पेज है, सॉइल टेस्टिंग वाला जो पेज होगा, उस पे ये चार्ट दिया है एसआर रेडी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को कि इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर जो मैंने मेजरमेंट यूनिट डाला है इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है याद करना। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, सी को ऑर्गेनिक कार्बन के परसेंटेज में कंपाउंड जो होता है उससे मेजर करते हैं। ये इसका दिया है लो मीडियम हाई। ये आप लोग एक बार चार्ट देख लो, इजी है चार्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो एन है, सी है, पी है, के है, आई थिंक ये चार तो याद ही होना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, ठीक है। और ये कंपाउंड भी याद होना चाहिए कि ये अमोनियम एसिटेट के फॉर्म पे अपन कैलकुलेट करते हैं के, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को, जिंक और आयरन, मैग्नीज और कॉपर को डीटीपीए एक्सट्रैक्टेबल के फॉर्म में किया जाता है। आगे हम लोग ये मेथड्स भी पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है, वो लास्ट क्लास में आएगा मेथड, तो उसको भी पढ़ा जाएगा। पर ये पर्टिकुलर टेबल इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो, कहीं चिपका लो टेबल के पास और इसको रट डालो इस टेबल को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है सॉइल फर्टिलिटी पे, अपन नैनो टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ेंगे ये पूरा टॉपिक, पर यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर्म पे दिया था तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी में अपन जो 1 to 100 नैनोमीटर के जो डायमेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इनकी कुछ कुछ यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनका जो सरफेस एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो अपने लिए यूजफुल होता है, ठीक है। फिर हाई प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स ये अपने उस पे रख सकते हैं। तो अपन नैनो टेक्नोलॉजी से ना जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको नैनो फर्टिलाइजर सुना होगा आप सबने, तो उसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है नैनो पार्टिकल्स के, अमॉर्फस सिलिका होता है, हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं, वेदरिंग जब होता है सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स और उनके मिनरल्स का, तो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। फर्टिलाइजर यूज बेस्ड ऑन टारगेटेड यील्ड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इक्वेशन आता है, ये जो इक्वेशन ये लास्ट में आता है, ये पर्टिकुलरली हर क्रॉप के लिए इक्वेशन बनाया जाता है, ठीक है। मतलब राइस के लिए अलग होगा, वीट के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग ये इक्वेशन बनाया जाता है। पर ये पर्टिकुलर इक्वेशन आप याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जो लीनियर रिलेशनशिप होती है न्यूट्रिएंट अपटेक की यील्ड के साथ इकोनॉमिक लेवल पे, अपन उसके बेसिस पे टारगेटेड यील्ड बनाते हैं। मतलब कितना न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब प्लांट कितना न्यूट्रिएंट ले रहा है और उससे कितनी यील्ड बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अपन एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्लांट में कितना फर्टिलाइजर डालना है। उस इक्वेशन में आप पर्टिकुलर अमाउंट डाल के निकाल सकते हो कि हमें कितना फर्टिलाइजर प्लांट को डालना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड यील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि अपन को एक पर्टिकुलर यील्ड अचीव करना है, तो इक्वेशन पे अपन वो पर्टिकुलर टारगेट डालेंगे और अपन को टोटल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पता चलेगा उस चीज से, तो अपन को कितना देना है फर्टिलाइजर वो पता चलता है इससे। रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, एनआर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, परसेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सॉइल पता होना चाहिए, वो भी कंट्रोल्ड प्लॉट से, ठीक है। फिर टारगेटेड प्लॉट से, मतलब फर्टिलाइजर से कितना गया है और सॉइल से कितना गया है, ये दोनों पता होना चाहिए। और फिर फर्टिलाइजर डोज पता करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया ना, फर्टिलाइजर डोज अपन को पता चलता है,
मतलब इक्वेशन को पूरा ये सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या पता चलता है, फर्टिलाइजर डोज कितना डालना है अपन को, सब कुछ ये पता चलता है। ठीक है, सच इक्वेशंस आर मेड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, मैंने जैसे बताया राइस के लिए अलग होगा, वीट के लिए अलग होगा। हर एक क्रिप पे ये इक्वेशन से अपन स्टैंडर्ड, जैसे हम जो एनपीके का जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन होता है वो पर्टिकुलरली इसी फर्टिलाइजर डोज इक्वेशन से अपन को पता चलता है। ठीक है, फिर परमानेंट मैन्युअल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इस पे क्या करते हैं कि अपन लॉन्ग टर्म किसी सॉइल को या तो बिना फर्टिलाइजर रखेंगे या तो फर्टिलाइजर के साथ कंट्रोल प्लॉट्स बना के रखेंगे, और उससे हमें पता चलता है कि फर्टिलाइजर का प्लांट में कैसा मतलब रिएक्शन था और प्लांट का क्या रिस्पॉन्स था। तो ये लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट रोथैम्स्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इंग्लैंड में 1843 में खोला गया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किसने किया था, जॉन लोइस और हर्बर्ट गिलबर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे। और ये सेम चीज मैंने डिस्कवरीज में भी लिखी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है। इंडिया में सबसे पहला कब हुआ था, कानपुर में 1885 पे। ये दोनों मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, पर कानपुर वाला याद रखना है। ये यहीं खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मैन्योर्स में जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन अलग से पढ़ेंगे, तो मैं इस वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज, एंड वंस अगेन थैंक यू।